we are going to study about energy stored in a charged capacitor. किसी आवेशित संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो जब हम किसी अनचार्ज्ड कैपेसिटर को चार्ज देते हैं, यानी कि उसकी एक प्लेट को चार्ज देते हैं, बैटरी से धीरे धीरे चार्ज देना शुरू करते हैं, तो जब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस को दिया जाता है तब तो स्टार्टिंग में तो इसका पोटेंशियल होता है ज़ीरो कैपेसिटर की प्लेट का, ठीक। तब तो कोई भी फोर्स या कोई भी वर्क हमें ज़्यादा ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर इसको अब हम और चार्ज दें, और चार्ज कैसे दिया जाएगा, जब तक इसका कैपेसिटर का पोटेंशियल V के इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब तक इक्वल नहीं हो जाता तो चार्ज ट्रांसफ़र होता रहता है तब तक, ठीक। तो जब चार्ज और दिया जाएगा एक्सटर्नल सोर्स से, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा। तो यानी कि इस रिपल्शन के अगेंस्ट इसको बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क इस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर बैटरी से Q चार्ज देने पर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाए तो V इज इक्वल्स टू होगा Q अपॉन C, जबकि C कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो। अब अगर इस कैपेसिटर को बैटरी से और स्मॉल अमाउंट का चार्ज दिया जाए DQ, जैसे चार्ज देते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ स्मॉल अमाउंट का चार्ज दे रहे हैं तो हमने पोटेंशियल को कांस्टेंट मान लिया। कहने का मतलब है इस स्मॉल अमाउंट चार्ज से बहुत ही स्मॉल अमाउंट का चार्ज है, तो जो पोटेंशियल में इंक्रीज होगा कैपेसिटर की में वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो उसको नेग्लिजिबल या फिर कांस्टेंट मान लें, जो पहले था वही V के इक्वल। तब एक्सटर्नल सोर्स से जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और वो होगा पोटेंशियल इनटू गिवन चार्ज, Q इंटू V होता है जैसे, ठीक है। तो du इज इक्वल टू V की वैल्यू अभी हमने देखी थी Q अपॉन C इंटू DQ हो गया। तब हम क्या कह सकते हैं कि कैपेसिटर को पहले ज़ीरो चार्ज था, यानी कि अनचार्ज था, फिर हमने चार्ज कितना दिया, Q चार्ज दिया। तो ज़ीरो से Q तक चार्ज करने में जो स्टोर्ड एनर्जी है U, वो हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू Q, मतलब चार्ज स्टोर किया गया उस पर ज़ीरो टू Q अपॉन C इंटू DQ, यानी कि उस पर टोटल स्टोर्ड एनर्जी इतनी होगी, ठीक। अब क्या, यहाँ पर वेरिएबल टर्म है Q, क्योंकि जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू Q हो रहा है। तो जो कांस्टेंट टर्म होगी जिसमें Q नहीं है वो बाहर आ जाएगी, 1/c बाहर आ गई, 0 टू Q dQ। इसका इंटीग्रेशन हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, x dx का इंटीग्रेशन वो होता है x²/2, यानी कि Q dQ का Q²/2, 0 टू Q। फिर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में तो ज़ीरो है तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके आएगा U इज इक्वल टू हाफ Q² अपॉन C। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज U इज इक्वल टू हाफ Q² अपॉन C। अगर Q इज इक्वल टू C भी यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ CV²। और अगर C की वैल्यू Q अपॉन V रख दें तो U इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ Q इंटू V। तो जो चार्ज्ड कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हाफ CV² या फिर हाफ Q² अपॉन C या फिर हाफ QV होगी, ठीक। अब एक चीज़ नोट करने वाली बात है, ये तो कैपेसिटर में स्टोर हुई है एनर्जी। कहाँ से स्टोर हुई है, ये कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया था किससे, बैटरी से, ठीक। और बैटरी ने क्या किया, बैटरी का पोटेंशियल V है तो इसको चार्ज दिया और इस पर नेगेटिव चार्ज इस तरह से, ठीक है। तो ये तब इसने स्टोर की है एनर्जी। लेकिन आपने बैटरी से कितनी दी थी, चार्ज कितना दे रहे थे Q, और बैटरी का पोटेंशियल कितना था V, तो आप बैटरी से तो दे रहे थे QV, ठीक है। लेकिन इसने कितना स्टोर किया, हाफ QV। कहने का मतलब है अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें कि जो बैटरी ने एनर्जी दी वो और जो कैपेसिटर ने स्टोर की वो, तो कैपेसिटर गिवन एनर्जी बाय द बैटरी का हाफ ही स्टोर कर पाता है, बाकी एनर्जी हीट वगैरह की फॉर्म में लॉस हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयरिंग ऑफ चार्जेस या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, पुनः वितरण करना।
कैसे होता है पुनः वितरण? जब हम दो कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से आपस में कनेक्ट कर देते हैं, एक कंडक्टर यहाँ एक कंडक्टर यहाँ, दोनों को किसी एक वायर से कनेक्ट कर दो, तो चार्ज का ट्रांसफ़र जिसका ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा हो उससे कम पोटेंशियल वाले कंडक्टर की तरफ फ्लो होने लगता है। कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जैसे कि ये दो हमने कंडक्टर ले रखे हैं, एक का पोटेंशियल V1 दूसरे का V2, कैपेसिटेंस C1 इसकी C2, इस पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो Q1 है, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q2 है। ठीक, जब इन दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट कर दें, जैसे कि यहाँ पर अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका कम है, तो कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज का वो होगा ट्रांसफ़र, वो ज़्यादा पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टिंग सरफेस की स्फीयर की तरफ चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कब तक? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल यानी कि V1 V2 से V ना हो जाएं, तब तक होगा। तो फाइनली कहने का मतलब अगर इसका ज़्यादा था तो इससे चार्ज जाएगा और इस पर पहुंचेगा, यानी कि इससे तो इस पर तो चार्ज की कमी हो जाएगी और इस पर चार्ज बढ़ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। आफ्टर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन तो जैसे हैं वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर से चार्ज दोनों पर अलग अलग वितरित हो गया। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में इनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? कॉमन पोटेंशियल को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ से हम देख लेते हैं कि जो चार्ज इनका पहले था, टोटल चार्ज दोनों का बिफोर द कनेक्शन, वही बाद में भी होगा। सिर्फ कितना रहेगा कि इससे इस पर ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन टोटल चार्ज तो कंजर्व रहा। इस कंसेप्ट से हम इसका कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। इसकी कैपेसिटेंस बिफोर द कनेक्शन क्या थी? C1 V1, कैपेसिटेंस C1 थी और पोटेंशियल V1 था, तो चार्ज कितना था? टोटल चार्ज कितना आना चाहिए इनका? Q1 प्लस Q2 बिफोर द कॉम्बिनेशन या बिफोर द कनेक्शन है, और यहाँ पर आफ्टर द कनेक्शन है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, इक्वल होने चाहिए। तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी? C1 V1 से, और Q2 की वैल्यू आएगी C2 V2 से, और Q डैश की वैल्यू आएगी Q1 डैश की C1 इंटू V से, और Q2 डैश की वैल्यू आएगी C2 इंटू V से। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2, और V इज इक्वस टू आ गया C1 प्लस C2 बाय C1, V इज इक्वस टू आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल हो गया इनका। अब इन पर चार्ज कितना आ गया आफ्टर द कनेक्शन? इस पर पहले वाले पर हो गया Q1 डैश, और Q1 इज इक्वस टू C1 इंटू V1, और Q1 डैश इज इक्वस टू C1 इंटू V। तो C1 कॉमन पोटेंशियल हमने अभी फाइंड आउट किया है। ये जो ऊपर है C1 V1 प्लस C2 V2, ये किसके इक्वल था? Q1 प्लस Q2 के। ठीक है, और Q1 प्लस Q2 का मतलब टोटल चार्ज Q। तो हम यानी कि पहले कंडक्टर पर जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा वो इतना हो जाएगा, और दूसरे कंडक्टर पर कितना हो जाएगा? Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V। C2 कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से ये C1 V1 प्लस C2 V2 फिर से क्या है? Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 का मतलब Q। ठीक है, तो दूसरे पर रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना हो जाएगा आफ्टर द कनेक्शन? इतना हो जाएगा। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का अगर रेशो देखें तो दोनों की कैपेसिटेंस के रेशो के इक्वल बैठेगा। आप जब इसको इससे डिवाइड कर देखेंगे तो ये इतना आएगा, C1 V1 अपॉन C2 V2, यानी कि C1 अपॉन C2 के इक्वल आएगा ये। अच्छा, जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चार्ज का तो क्या करते हैं? दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं कंडक्टिंग वायर के थ्रू। तो यानी कि चार्ज कहाँ से जाता है? हायर पोटेंशियल वाले से स्फीयर से लोअर पोटेंशियल वाले स्फीयर की तरफ जाता है। जब चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होगा थ्रू द कंडक्टिंग वायर, तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक चार्ज आने में हीट की फॉर्म में। तो वो एनर्जी का लॉस कितना हो जाएगा? आफ्टर कनेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस बिफोर कनेक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, तो बिफोर कनेक्शन कितनी होगी पूरे सिस्टम की एनर्जी? पहले स्फीयर की, पहले वो जो कंडक्टर है उसकी एनर्जी प्लस दूसरे कंडक्टर की एनर्जी, यानी कि U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, क्योंकि पहले की कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, दूसरे की C2 है और पोटेंशियल V2 है। आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो गए इनके कॉमन, कैपेसिटेंस C1 C2 ही है, तो U फाइनल हो जाएगा हाफ C1
v² प्लस हाफ C2 v²। तो एनर्जी में डिफरेंस कितना आएगा, फाइनल एनर्जी यानी कि आफ्टर कनेक्शन एनर्जी माइनस बिफोर कनेक्शन एनर्जी ऑफ द स्फीयर्स। ठीक है, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये टर्म बचेगा कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करके माइनस की टर्म में आई। माइनस का मतलब क्या है, माइनस क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है वो डिक्रीज होती है इस प्रोसेस में। चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन होने में एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होगी, ये हमें पता चलता है। यानी कि एनर्जी का लॉस होगा, और वो किसकी फॉर्म में लॉस हो जाएगी, हीट वगैरह की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोरोना डिस्चार्ज एंड वान डे ग्राफ जनरेटर।